नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एमके लेबोरियस कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमके ग्रुप पर। मैं रवि रंजन सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं साइंस अर्थात विज्ञान से 2000 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सेट, जो कि आज सेट 1 है। और जितने भी प्रश्न आप लोग देखेंगे वे सभी एनसीईआरटी पैटर्न पर रहेंगे, और जो भी प्रश्न रहेंगे वह परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। इसलिए आप लोग सभी क्लास को जरूर देखें ईमानदारी पूर्वक। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और जो बगल में बेल आइकन दिखाई दे रही है उसे भी इस तरह से बजा दे ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। तो क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, और आप लोग के वीडियो के नीचे लाइव चैट का ऑप्शन है, उसमें आप लोग उत्तर जरूर देंगे, आंसर जरूर देंगे, ताकि आप लोग का एक टेस्ट भी हो जाए कि कितने प्रश्नों का उत्तर आप लोग को आता था। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं ज्यादा समय न लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के सामने यह है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो जिस भी स्टूडेंट्स को प्रश्न का उत्तर मालूम रहे वे अपना उत्तर लाइव चैट में जरूर दें, अन्यथा आप इस क्लास को बाद में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। आप लोग आंसर देंगे, इससे एक तरह से लाइव टेस्ट हो जाएगा, इसलिए आंसर जरूर दें। तो प्रकाश की किरण गमन करती है, तो चलिए तो याद रखेंगे प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो याद रखेंगे प्रकाश का वेग न्यूनतम, प्रकाश का वेग न्यूनतम पूछ रहा है तो ईमानदारी से और ध्यान से देखें। प्रकाश का वेग न्यूनतम पूछेगा तो कांच में हो जाएगा। आप ऑप्शन पर इस प्रश्न का उत्तर आप ऑप्शन के हिसाब से देंगे, इसको रटने के कोशिश नहीं करेंगे। अगर कांच की जगह हीरा रहता तो इस प्रश्न का राइट आंसर हीरा होता। इसलिए इसको समझने का प्रयास करें कि प्रकाश का वेग न्यूनतम अर्थात धीमी गति से किस माध्यम में प्रकाश जाएगा। तो निर्वात में सबसे अधिक होती है, उसके बाद वायु, निर्वात और वायु को लगभग समान मानते हैं, तो उसके बाद जल, फिर कांच। तो सबसे कम इस ऑप्शन के हिसाब से कांच हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। इसलिए ध्यान से देखेंगे और दोस्तों पर अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो चलिए याद रखेंगे मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है, इसको साइड मिरर के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। तो सभी लोग याद रखेंगे मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम लोग साइंस से 2000 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, इसलिए आप लोग सभी क्लास को जरूर देखेंगे। अगर आप लोग सभी प्रश्न को एक बार देख लेते हैं तो आपको गारंटी करते हैं कि 100% प्रश्न इसी सेट से रहेंगे। इससे बाहर आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आने वाले हैं। इसलिए आप लोग सभी क्लास को जरूर देखें, और अभी तक पिछले क्लास को आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं, आपको सभी विषय का अलग अलग प्ले लिस्ट मिल जाएगा। आप उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह 50% है, और बोर्ड एग्जाम में 100 प्रश्न रहेंगे, अर्थात मैथ में 100% रहेंगे, अर्थात 100 प्रश्न रहेंगे। साइंस में आपको 80 प्रश्न रहेंगे, दुगना रहेंगे, उसमें से आपको आधा बनाना है, अर्थात 50% वही बनाना है। तो आप लोग के पास स्पीड रहेगा, प्रैक्टिस जितना ज्यादा रहेगा उतना जल्द से जल्द आप सभी प्रश्न को पढ़कर
जवाब दे सकते हैं उसमें से 50% को, क्योंकि आप सभी प्रश्न को पढ़ेंगे तभी उसमें से जो आसान लगेगा, जो आपको आएगा 100% सही लगेगा, उसी को आप जवाब देंगे। तो इसलिए सभी प्रश्न को पढ़ने के लिए आपको स्पीड रहना चाहिए, और स्पीड आएगा कहां से? जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो सभी लोग जानते ही होंगे, बहुत ही आसान सा प्रश्न रहता है बाबू। अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो सभी के सभी प्रश्न आपको आसान ही लगेंगे। तो याद रखेंगे, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? डायोप्टर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, और इसे सूचित करते हैं डी से। सभी लोग जानते हैं, इसे सूचित करते हैं डी से, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, और सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे ताकि सभी स्टूडेंट्स की तैयारी अच्छी तरह से हो सके। और अच्छा लग रहा है वीडियो को तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है बाबू? किरण पुंज का किरण आरेख कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखेंगे, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख। और किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, यह भी प्रश्न आपको आगे आएंगे, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। अर्थात लेंस की क्षमता दिया है जो कि 2 डायोप्टर है। इसका फोकसांतर अर्थात फोकस दूरी पूछ रहा है। तो सभी लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है 1/f होता है। और इस पर कैलकुलेशन करेंगे बाबू तो 1/2 जो कि मीटर में है, और सभी के सभी ऑप्शन क्या है? सेंटीमीटर में है। तो सभी लोग जानते हैं कि मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो जब हम 100 से गुना करेंगे तो डिवाइड करने के बाद 50 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो आप लोग समझ गए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी 2D क्षमता वाले अर्थात 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे और ध्यान से इस प्रश्न को समझेंगे। और अगर आप चाहते हैं मैट्रिक या इंटर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नोट्स प्राप्त करें, असाइनमेंट प्राप्त करें, पीडीएफ प्राप्त करें, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़कर सभी पीडीएफ असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं पिछले क्वेश्चन का अपोजिट ही पूछ रहा है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। अभी थोड़ी देर पहले ही देखे, जस्ट पिछले वाले प्रश्न देखे, क्षमता दिया हुआ था जो कितना था बाबू? 2 डायोप्टर था, और आपसे फोकसांतर पूछ रहा था। तो फोकसांतर कितना लाए थे? 50 सेंटीमीटर। उसी का अपोजिट क्वेश्चन है कि लेंस का, उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता। यहां पर एक नया बात आप देखेंगे तो उत्तल लेंस देखेंगे। तो जानते हैं आप लोग? नहीं जानते तो जान लीजिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक अर्थात प्लस होती है। तो जब फोकस दूरी प्लस में होगी तो उसकी क्षमता भी क्या होगी? प्लस में होगी। तो यहां देख सकते हैं उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर अर्थात प्लस में है, धनात्मक में है। तो इसका जो क्षमता होगा बाबू 2D होगा, अर्थात ऑप्शन डी होगा। अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे बाबू, गारंटी लेते हैं आप साइंस में एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे। इसलिए आप लोग अंत तक जरूर बने रहें और सभी क्लास को जरूर देखें। और जितने पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया था मैंने कि प्रकाश के
किरणों के समूह को क्या कहते हैं बाबू? किरण पुंज कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखें ना बाबू, अभी जस्ट मैंने चर्चा किया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी क्या होगी? धनात्मक होगी। और यह प्रश्न आपको पूछ दिया है। आप लोग के सामने जितने भी प्रश्न लाए रहे वह सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है और एमके लैबोरेटरीज कोचिंग सेंटर द्वारा संग्रहित क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से जरूर देखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो ध्यान देंगे बाबू, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए इसकी क्षमता भी क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना न भूलेंगे दोस्तों। वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं तो हमें खुशी मिलती है और इसी तरह से क्लास लेने के लिए उत्साहित रहते हैं, क्योंकि बहुत ही समय कीमती है बाबू, बहुत ही कोशिश करते हैं तब जाकर समय निकलता है आप लोगों के लिए क्लास लेने के लिए ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन भी लेना रहता है। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यह रहा, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो सभी लोग जानते हैं और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए बाबू, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं बाबू? अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस। अगर आपको दर्पण में पूछे, यही प्रश्न आपको दर्पण में पूछे तो अभिसारी दर्पण अवतल दर्पण को कहते हैं। इसका अपोजिट चलता है, लेंस और दर्पण, लेंस और मिरर एक दूसरे का अपोजिट चलता है। इधर उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कर रहे हैं, उसी तरह से उत्तल दर्पण रहेगा तो उसको अपसारी दर्पण कहते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा और एग्जाम में कॉन्फिडेंस से बनाइएगा, कंफ्यूजन में नहीं बनाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जैसा कि मैंने चर्चा किया वही प्रश्न आप लोग के सामने रख दिया गया है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं बाबू? तो अपसारी लेंस कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो गया ऑप्शन सी। हम लोग प्रतिदिन इसी तरह से डेली क्लास लेकर आएंगे और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। आज का क्लास हम लोग साइंस से देख रहे थे और आज का क्लास सेट 1 था जो कि लास्ट चल रहा है, लास्ट डिवीजन चल रहा है। आप लोग पीछे भी क्लास हुए हैं उसको भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, पीछे भी पूरे चैप्टर से चैप्टर बाय चैप्टर हुए हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, अन्यथा अभी से भी बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सभी क्लास को देखना, पिछले सभी क्लास को देखना, तो आप जरूर देखें उस क्लास को प्लेलिस्ट में जाकर, जो कि सभी विषय का साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, गणित सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट बनाकर डाला गया है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ध्यान दीजिएंगे, नहीं किया जा सकता पूछ रहा है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जल से लेंस बनाया जा सकता है, कांच से बनाया जा सकता है और प्लास्टिक से भी बनाया जा सकता है। किससे नहीं बनाया जा सकता है? तो मिट्टी से नहीं बनाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो सभी लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसी कारण से तो उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर में करते हैं, और एक और कारण है इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो सभी लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण से ही प्राप्त होगा, तो जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना उत्तर दें ताकि हम जान सकें कि कितने प्रश्न का उत्तर आप लोग को मालूम था पहले से।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो सभी लोग दिमाग में बैठा लीजिए बाबू, अवतल दर्पण से वस्तु से बड़ा, छोटा और बराबर तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनते हैं और समतल दर्पण से वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनते हैं। तो आपसे पूछ रहा है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, तो याद रखेंगे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब किस में बनेंगे बाबू? अवतल दर्पण में। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी। और यह क्लास आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को जरूर लाइक करें बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? बहुत ही हलवा, बहुत ही चटनी प्रश्न है। इसको आप आसानी से बना सकते हैं और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। यह बार बार पूछे जाते हैं और कितने बच्चे इसमें भी गलत करके आ जाते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है बाबू? दिमाग में न बैठा लीजिए, 2। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। अपवर्तन के भी 2 नियम है और परावर्तन के भी 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्रकाश के अपवर्तन को कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक को फ्लेक्शन, एक को फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो यहाँ जो हवा है वह विरल माध्यम है और कांच है जो सघन माध्यम है। तो सभी लोग जरूर पढ़े होंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या, उसके साथ क्या होता है? अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर जाती है? क्या होती है अगर विरल से सघन की ओर जाए? यहाँ हवा विरल माध्यम है और कांच सघन है। बहुत बढ़िया। तो याद रखेंगे जब प्रकाश किरण हवा से कांच में जाएगी तो वह अभिलंब की ओर मुड़ती है, अर्थात अभिलंब के निकट होती है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। यह भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसको भी दिमाग में बैठा लीजिए। याद रखिएगा फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। इसकी चर्चा भी मैंने किया, इसलिए आप लोग ध्यान से सभी बात को सुनेंगे। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। तो सभी लोग जानते हैं कि फोकस दूरी की दुगना होती है वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। और सभी लोग जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है बाबू? 2f होता है। तो आपसे वक्रता त्रिज्या अर्थात आर पूछ रहा है तो फोकस दूरी को दुगना कर दीजिए, अर्थात 10 दूना का 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है ऑप्शन बी। सभी लोग जान गए हैं ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। उसी प्रकार निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? यह भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए सभी लोग याद रखेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयुक्त होता है, उपयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। और आज का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, आप लोग प्रयास करें जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स क्लास को देखें, ताकि हम और भी लंबा क्लास लें और भी क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाएं। क्योंकि सभी विषय से हम लेकर आएंगे। अभी साइंस है, फिर सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, सभी से हम मैथ, सभी विषय से आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे और सभी क्लास को देख लेने के बाद एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे, इसका 100% गारंटी लेते हैं। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो लास्ट प्रश्न है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, प्रतिबिंब बनता है होगा बाबू। तो याद रखेंगे जिस प्रकार दर्पण में अवतल दर्पण से
वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है और उत्तल दर्पण से केवल काल्पनिक बनता है। और थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया कि दर्पण और लेंस एक दूसरे का अपोजिट चलता है। तो अवतल दर्पण उसी प्रकार उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों, तो बच गया कौन? अवतल लेंस। तो याद रखेंगे अवतल लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा और कितने प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पहले से मालूम था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों पर अधिक से अधिक शेयर। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें, ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और जो भी स्टूडेंट्स पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें और सभी पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। तो धन्यवाद, जय हिंद।